था उसको देखते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब है कि ये हमारा क्या करता है, एक पेरेंट और एक चाइल्ड पर फोकस करता है। ठीक है। इट फोकस ऑन वन पेरेंट एंड इट्स ओनली चाइल्ड। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब है एक पेरेंट है और उसका एक ही चाइल्ड है, उस पर काम करना। हमें नहीं मतलब पेरेंट से पहले क्या था और चाइल्ड के बाद क्या हुआ, पेरेंट के और चाइल्ड हैं कि नहीं, वो सब फोकस नहीं करते। ठीक है। तो ये है हमारा सिंगल लेवल। मल्टी लेवल जो इनहेरिटेंस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मोर देन वन पेरेंट एट डिफरेंट लेवल को फोकस करते हैं। ठीक है। इट फोकस मोर देन वन पेरेंट एट डिफरेंट लेवल। ठीक है। लाइक ग्रैंड पेरेंट की बात हो रही है। ठीक है। तो कितने भी हो सकते हैं, मोर देन वन पेरेंट एट डिफरेंट लेवल। तो अब टू हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, फाइव हो सकते हैं, nth लेवल तक आप इस तरह से जा सकते हैं। तो वो हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या था हमारा, इट फोकस ऑन मोर देन वन पेरेंट एट सेम लेवल। सेम लेवल पर, ये डिफरेंट लेवल है और ये सेम लेवल पर है। सेम जनरेशन है, ये अलग अलग जनरेशन है हमारी। ठीक है। लाइक मल्टीपल पेरेंट्स। अब वही बात तो मैं लिख रहा हूं दोबारा। ऐसे लिख दो, लाइक अमित एंड जया एज पेरेंट एंड अभी एज चाइल्ड। ठीक है। तो समझने में आसानी हो जाएगी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या कहना चाह रहा है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल। तो हाइब्रिड का मतलब है मल्टीपल और मल्टी लेवल का कॉम्बिनेशन। हायरार्की, इट फोकस ऑन मोर देन वन चाइल्ड ऑफ सेम पेरेंट। ये क्या कर रहा है, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड होने की बात कर रहा है। हायरार्की जैसा पर्सन, पर्सन का एक चाइल्ड हो गया, टीचर एक हो गया, स्टूडेंट एक हो गया, एक्टर, है ना। फिर इस हायरार्की को ये और आगे बढ़ा सकता है। एंड सेम थिंग कंटिन्यू एट डिफरेंट लेवल्स।
लाइक ए फैमिली ट्री, जैसे फैमिली का एक पेड़ बन गया, ट्री बन गया। ठीक है, तो ये लो, सबके बारे में मैंने डेफिनेशन भी लिख दी। चलो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास कंसीडर करते हैं अब। अब ये मेरे पास तो रह गया, आपके पास कैसे पहुंचेगा? आपके पास तो कल मैंने दे ही दिया था। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको शेयर कर दूँ। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए एक आसान तरीका ये है कि आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें, एक पॉली और एक मॉर्फिज्म। ठीक है, पॉली शब्द का मतलब, जैसे अगर हम मैथ से उठाएं तो हमारे पास रेक्टेंगल होता है जिसकी चार साइड होती हैं, पेंटागन जिसकी पांच साइड होती हैं, हेक्सागन जिसमें छह होती हैं, ऑक्टागन जिसमें आठ होती हैं। तो पॉलीगन, पॉलीगन का क्या मतलब होता है? जिसकी बहुत सारी साइड्स हों। चलो मैंने एग्जाम्पल ही गलत ले लिया, है ना। तो पॉली शब्द का सिंपल मीनिंग होता है मैनी, मल्टीपल, बहुत सारे। ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है मैनी या मल्टीपल, या हिंदी में बहुत सारे। मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म शब्द का मतलब होता है रूप या फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा रूप में पाई जाती है तो हम उस चीज में ये कहेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर है और वो चीज पॉलीमॉर्फिक है। ठीक है, जैसे समझाने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये मान लीजिए, आप, आपको मैंने चीज मान लिया कोई, है ना। अब ये कोई और है, ये भी कोई और है, ये भी कोई और है। आपका रूप, आपका फॉर्म, आपका बिहेवियर इसके सामने क्या है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा ये कौन है। ये आपका दोस्त है, तो आपका बात करने का तरीका, आपका जो बिहेवियर है वो इसके साथ अलग होगा। मान लीजिए ये आपके फादर है, ये फ्रेंड है, ये आपके फादर हैं। तो अब आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा, जबकि आप वही हैं, आपका रूप बदल गया। ठीक है, मान लीजिए ये आपके बॉस हैं, जहाँ आप काम कर रहे हो, ये आपके बॉस हैं। अब आपका काम करने का तरीका, बात करने का तरीका फिर तीसरा ही होगा। ना इनके साथ फ्रेंड के जैसे बात करोगे, ना फादर जैसे बात करोगे, बॉस की तरह बात करोगे। तो यानी कि आप एक ही हैं, लेकिन आपके तीन रूप हो गए। तो सर ऐसे तो और भी हो जाएंगे हमारे। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे अंदर ही पॉलीमॉर्फिज्म है, क्योंकि हमारे कई सारे रूप हैं। हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग रूप से हम उनसे बात करते हैं। हमारा बिहेवियर हर किसी के साथ एक जैसा नहीं होता। तो इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। समझाने के लिए एक मैंने एग्जाम्पल लिया, जिससे कि अब थोड़ा सा समझ में आना शुरू हुआ कि हाँ ये क्या बला है पॉलीमॉर्फिज्म। अब थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं, पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलीमॉर्फिज्म क्या है उसको देखते हैं। तो पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कौन कौन सी चीजें अभी तक ऐसी देखी हैं जो एक से ज्यादा फॉर्म में पाई जाती हैं? हमने कहा सबसे फेवरेट आपकी प्लस,
अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये क्या करता है? बता दोगे क्या करता है ये अर्थमेटिक भी करता है पहला रूप। दूसरा रूप ये कॉन्कैट भी कर देता है। ये दो लिस्ट को मर्ज भी कर देता है। सोचो, अगर मैं पूछूं ये क्या करता है, मल्टीप्लाई भी करता है, अगर स्ट्रिंग आ जाए तो रिपीट भी तो कर देता है। तो सर ऐसे तो ये ऑपरेटर हैं। तो बस पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया आपने। पाइथन के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म हम ऑपरेटर के अंदर पढ़ते हैं, ऑपरेटर के अंदर भी पढ़ते हैं, और भी चीजें हैं। तो अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो किसी भी चीज का एक से ज्यादा रूप में होना, किसी भी चीज का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर दिखाना, क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो जीता जाता एग्जाम्पल है जो हम डे वन से देखते आ रहे हैं, प्लस ऑपरेटर कैसा है पाइथन में, पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं और बेटर वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। एक आइडिया लग गया, किसी एक ही चीज की एक से ज्यादा फॉर्म होना पॉलीमॉर्फिज्म होती है। डीडी वन पर एक पहले शो आता था, अब पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, शक्तिमान। बताओ पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ है उसमें? वही गंगाधर है, वही शक्तिमान है। समझ में आ रही है कहानी? है ना? गॉड, गॉड के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म है। गॉड एक ही है, रूप अनेक है। चलो सर, समझ में तो आ ही गया। अब लिख लेते हैं इसे। तो क्या है पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज ए कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट का नाम है, दैट इनेबल्स एन एंटिटी। तो चीज को अंग्रेजी में एंटिटी कहते हैं। इट इज ए कॉन्सेप्ट दैट इनेबल्स एन एंटिटी टू शो मल्टीपल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। सिचुएशन का मतलब, जैसे प्लस में सिचुएशन इंटीजर की है तो वो अर्थमेटिक कर देगा। अगर सिचुएशन का मतलब वहां पे स्ट्रिंग है तो वो कॉन्केटिनेशन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट enables एन एंटिटी टू शो मल्टीपल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस इन पाइथन। वी स्टडी polymorphism in three ways: with reference variable, with method, with ऑपरेटर। पॉलीमॉर्फिज्म को पाइथन में हम तीन चीजों पर स्टडी करते हैं। ठीक है, वी स्टडी पॉलीमॉर्फिज्म इन थ्री वेज। पहला रेफरेंस वेरिएबल, दूसरा मेथड, और तीसरा ऑपरेटर। जब इसको हम मेथड के साथ पढ़ते हैं तो इसका एक नाम रख दिया गया है, मेथड ओवरराइडिंग। और जब इसको हम ऑपरेटर के साथ पढ़ते हैं तो भी इसका एक नाम रख दिया गया है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ज्यादा बार यही दो डिस्कस होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, मेथड ओवरराइडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर किसी का बैकग्राउंड सी प्लस प्लस का है तो उसने पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह से पढ़ी होगी, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म।
पाइथन में ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। पाइथन में जो भी चीजें हैं सब रन टाइम पर होती हैं, कंपाइल टाइम पर कुछ भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ये तीन चीजें आती हैं, अगर आप उसी कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाह रहे हैं तो, ठीक है। कंपाइल टाइम पर यहाँ पर कुछ नहीं आता। बहरहाल वो डिस्कशन यहाँ पर नहीं होता, ना ही वो डिवीजन होता है। अब पहले पढ़ते हैं विद रेफरेंस वेरिएबल। और इसमें हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं। कैसे जानते हैं? हमने कहा देखो, मैं लिखा x = 10। अगर मैं मेमोरी में पिक्चर बनाऊं इसकी, तो 10 किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर। और x इसको रेफर कर रहा है, यानी कि जो x रेफरेंस वेरिएबल है वो किस टाइप के लिए अभी पॉइंट कर रहा है? हमने कहा इंटीजर टाइप के लिए पॉइंट कर रहा है। और देख लो, अगर मैं इससे कहूं कि भाई आप ऐसे कर लो, तो ये मना कर देगा कि नहीं भाई मैं तो इंटीजर के लिए पॉइंट कर रहा हूं, तो मैं इंटीजर के लिए ही करूंगा। इसका मतलब चलेगा। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो चलेगा। तो अब मेमोरी में क्या हुआ होगा? एक नई ब्लॉक रिजर्व हुआ होगा जिसमें भारत को लिख दिया गया होगा। और एक्स से क्या बोला होगा? इसको छोड़ो, अब इसके एड्रेस को रेफर करो। तो अब ये बताओ, एक्स की सिचुएशन पहले थी इंटीजर, अब एक्स की सिचुएशन क्या हो गई है? स्ट्रिंग। यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है हमारा? पॉलीमॉर्फिज्म विद रेफरेंस वेरिएबल। यानी कि ये जो हमारा वेरिएबल है एक्स, जिसको हम रेफरेंस वेरिएबल कह रहे हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्पेसिफिक टाइप के लिए असाइन नहीं हुआ है। ये कभी भी चाहे इंटीजर को रेफर कर ले, कभी भी चाहे फ्लोट को कर ले, इसकी कई फॉर्म है। पहली फॉर्म में ये इंटीजर है, अभी इसी प्रोग्राम में ये क्या हो गया? हमारा स्ट्रिंग बन गया। और भी बना लो, जो चाहे वो कर लो, है ना। अब बात आती है दूसरा वाला, विद मेथड, जिसको मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। मेथड ओवरराइडिंग को मैं रिवर्स करके पढ़ाऊंगा। पहले मैं सिंटैक्स करके बता देता हूँ क्या होती है ओवरराइडिंग, फिर कोशिश करेंगे समझने की क्यों होती है ओवरराइडिंग, क्या जरूरत है इसकी, है ना। तो सबसे पहले मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है? तो मेथड ओवरराइडिंग के लिए इनहेरिटेंस होना जरूरी है। अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो मेथड ओवरराइडिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनहेरिटेंस तो सर हमें आती है, हमने सीख ली है। और इनहेरिटेंस सिंपल वाली, सिंपल लेवल जो होता है सबसे पहला वाला, उतनी ही काम आ जाती है, ठीक है सर। करो फिर। मैंने क्लास बनाई ए, इसके अंदर एक मेथड बना दिया लाइक m1। m1 के अंदर सेल्फ मेथड डाल दिया, प्रिंट यहाँ लिख दिया दिस इज m1 इन ए। अब एक क्लास बनाई, क्लास का नाम बी कर दिया। बी इनहेरिट कर रही है ए के लिए। बी ने कुछ नहीं करा, खाली अपने आप को पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा? ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाया किसका? क्लास बी का। और क्लास बी के ऑब्जेक्ट पर अगर मैं m1 मेथड कॉल करूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो जब इसे कॉल करा और ये चल गया तो आउटपुट क्या आएगा? बंद करके देखूं, ठंड लग रही है तो। तो अब जब इसको रन कराएंगे तो ये हमारा चलेगा। दिस इज m1 इन ए, क्योंकि बी के अंदर तो m1 है ही नहीं, यही वाला m1 हमारा चल पड़ेगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि क्या होगा अगर बी क्लास अपना कोई मेथड बना दे, हमने कहा बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। बी क्लास अपना नया मेथड बना सकती है। बी क्लास ये कर रही है कि मैं नया मेथड बनाऊंगी, लेकिन m1 नाम से ही।
अब बताओ, अब बनाने दोगे? अगर ये किसी और नाम से बनाए तो फायदा ज्यादा होगा। एम वन तो आ ही रहा है पेरेंट से, है ना? अपना कुछ और काम करे, इसने कहा नहीं मैं तो एम वन नाम से ही बनाऊं। तो भाई हम रोक नहीं सकते चाइल्ड क्लास को ऐसा करने से। तो चाइल्ड क्लास पूरी तरह से आजाद है कि वो अपने अंदर जो मेथड बना रही है वो किस नाम से बनाएगी। ऐसा हो सकता है कि वही मेथड उसकी पेरेंट क्लास से इनहेरिट होकर आ रहा हो, तब भी चाइल्ड क्लास ऐसा कर सकती है। ठीक है। अब ये बताओ कि जब ऐसा हो गया तो यहाँ पर आउटपुट कैसे लाओगे? कल बताया था एमआरओ टेक्निक। ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना है? बी का। तो पहले बी में देखेंगे, तब कौन सा आउटपुट आएगा? बस इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। इस मेथड की दो फॉर्म है। एक फॉर्म कहाँ पर है? पेरेंट के पास। और एक फॉर्म कहाँ पर है? चाइल्ड के पास है। तो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब है रीडिफाइनिंग ऑफ मेथड इन चाइल्ड क्लास। ठीक है। चाइल्ड क्लास में मेथड को रीडिफाइन करना, लेकिन वो मेथड है किसका? मेथड है पेरेंट का। चाइल्ड ने सिर्फ क्या करा? उसको रीडिफाइन कर दिया। लिख लेते हैं। रीडिफाइनिंग है मेथड ऑफ पेरेंट इन चाइल्ड। Redefining a method of parent in child is the concept of method overriding। ठीक है। अब ये बताओ सर, दो फॉर्म कहाँ मिल रही हैं? फिर तो एक ही मिल रही है, दूसरी कहाँ है? हमने कहा उसका तरीका बताते हैं। अगर चाइल्ड चाहे तो अपने मेथड के अंदर से एक सुपर नाम का फंक्शन होता है। सुपर फंक्शन। सुपर फंक्शन से क्या होता है? पेरेंट क्लास का एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर उस पे डॉट लगा के पेरेंट क्लास का भी हम वो मेथड कॉल कर सकते हैं जो ओवरराइड हुआ है। तो अब जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और उस पर एम वन मेथड चलेगा, तो बी क्लास का ही एम वन चलेगा, लेकिन वो अपने अंदर से पेरेंट क्लास का एम वन भी चला देगा। तो दोनों फॉर्म आपको यूज करने को इस तरह से मिल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है जिनको हमें पहले डिस्कस करना है। जैसे सर, एक चीज बताओ, अगर चाइल्ड क्लास को एम वन मेथड बनाना ही है तो हम पेरेंट से क्यों बनवाएं? ये पेरेंट से मना कर देते हैं आप मत बनाओ, क्योंकि आपका चाइल्ड बना ही रहा है, आप भी अपना टाइम लगा रहे हो, चाइल्ड भी अपना टाइम लगाएगा। तो ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं कि ए का जैसे बी एक चाइल्ड है, सी भी कोई एक और चाइल्ड हो सकता है। अब जरूरी है कि सी भी एम वन मेथड को ओवरराइड करेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। और अगर सी कह रहा नहीं मुझे तो एम वन चाहिए पेरेंट से, अगर आपने पेरेंट से हटा दिया तो सी को कैसे मिलेगा फिर? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मेथड पेरेंट में है और आप कह रहे हैं चाइल्ड में बनाएंगे, तो ये सोचना सही नहीं है कि फिर पेरेंट में क्यों बनाया। भाई इस वाले चाइल्ड ने ओवरराइड करा है, और भी चाइल्ड हो सकते हैं, हो सकता है वो ओवरराइड ना करें, वो हमारा पेरेंट वाला ही यूज करें। ठीक है। लाइक दिस, कि अगर मैंने एक क्लास और बनाई कोई सी, उसका पेरेंट भी मैंने ए कर दिया, अब इसने मेथड का नाम एम टू कर दिया, तो इसको तो मिलना चाहिए वाला मेथड। अब आपने यहां से हटवा दिया ये सोचकर कि बी तो बना ही रहा है। भाई सी के बारे में सोचो, डी के बारे में सोचो, और भी तो क्लास है उनके बारे में नहीं सोचोगे? है ना? तो कोई स्पेसिफिक चाइल्ड ऐसा कह रहा है ओवरराइड करने की, तो करने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर सिंटैक्स समझ में आ गया। बस ये और बता दो कि कोई चाइल्ड ऐसा क्यों करना चाह रहा है। जब पेरेंट से कोई चीज फ्री में मिल रही है तो क्यों बिना मतलब चाइल्ड मेहनत कर रहा है? हमने कहा चलो इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा रियल लाइफ की तरफ मूव करते हैं, है ना? अगर आपसे कहा जाए, एक पर्सन थे, अब तो नहीं, एक्सपायर हो गए, राहुल बजाज।
बजाज कंपनी के मालिक थे पहले। बजाज कंपनी के जो स्कूटर वगैरह बाइक वगैरह आती हैं, उसके मालिक थे राहुल बजाज। तो राहुल बजाज ने अपने टाइम पर एक फैक्ट्री लगाई, बजाज इंडस्ट्री, और ये टू व्हीलर्स बनाते थे। मान के चलते हैं टू व्हीलर नाम का इन्होंने एक प्लांट लगाया। अब ये जिस जमाने में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, उस जमाने में स्कूटर चला करते थे। आपने ऐड भी देखा होगा, हमारा बजाज सबका बजाज, ना पुराने जमाने में डीडी बनाकर देखा होगा कभी। अब राहुल बजाज का चाइल्ड आया, जिनका नाम है राजीव बजाज। राजीव बजाज भी बजाज कंपनी को ही आगे बढ़ाने। अब उनको एहसास लगा यार जमाना बदल गया। पिताजी के जमाने में टू व्हीलर स्कूटर चलते थे, आज के जमाने में टू व्हीलर का मतलब तो बाइक हो गया है। अब स्कूटर कहाँ चलाते हैं लोग? तो वो क्या कर रहे हैं, राजीव बजाज फैक्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं और टू व्हीलर ही बना रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मैं फोर व्हीलर बनाऊंगा, टू व्हीलर ही बना रहे हैं। यानी वही काम कर रहे हैं जो पिताजी करते थे, लेकिन उन्होंने काम करने का तरीका बदल दिया। स्कूटर की जगह क्या लगाने बनाने लगे अब वो हमारा, तो इसी को तो ओवर राइडिंग कर रहे हैं। समय के साथ काम में काम करने के तरीके को बदलना ओवर राइडिंग कहलाता है। फिर सुनेंगे, कोई भी काम हमारे पेरेंट्स किया करते थे, एज चाइल्ड हम काम वही करेंगे, काम नहीं बदलेंगे, काम वही करना है, लेकिन हम आज के जमाने के हिसाब से करेंगे। तो समय के साथ किसी भी काम को जब हम करने का तरीका बदलते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग कहते हैं। ये तो सही भी है सर, समय के साथ तो हमें ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब राजीव बजाज की अगली जनरेशन आएगी, हो सकता है वो एआई की व्हीकल्स बनाए टू व्हीलर वाले, उस समय वही चल रहे होंगे। ठीक है, तो समय के साथ साथ काम वही करो। अब सोचो, ये आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स पढ़ाई करते थे। अब आपके अंदर भी ये मेथड इनहेरिट हुआ है पढ़ाई करने का, पढ़ाई तो आप भी करते हो। लेकिन समस्या क्या है, आपके पेरेंट्स पढ़ाई करते थे कैंडल से, मोमबत्ती लेकर, दिया लेकर, लैंप लेकर। लाइट तो आती नहीं थी उन दिनों। आप कर लोगे मोमबत्ती से, लैंप से और इससे लालटेन से पढ़ाई? आपको जूम चाहिए, घर बैठ के पढ़ना है, आने की भी जरूरत नहीं है। आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, आपको यूट्यूब चाहिए, आपको गूगल चाहिए, टेक्नोलॉजी का चाहिए सहारा। बिना इसके तो हम जीरो हो जाएंगे, पास ना हो हम। तो अब पढ़ाई तो आप भी कर रहे हैं, पढ़ाई आपके पेरेंट भी करते थे, काम वही कर रहे हो, लेकिन आपने क्या कर दिया, काम को करने का तरीका बदल दिया। क्या बोलेंगे इसे, ओवर राइडिंग। सचिन तेंदुलकर खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर खेलने का मतलब है पहले बैटिंग, जरूरत पड़ी तो बॉलिंग। उनके चाइल्ड हुए अर्जुन तेंदुलकर, वो भी खेलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं पिताजी वाला काम नहीं करूंगा, मैं बदल दूंगा, पहले बॉलिंग, जरूरत पड़ी तो बैटिंग। तो अर्जुन तेंदुलकर कौन है, पहले बॉलर है, जरूरत पड़ने पर बैटिंग करता है। समझ में आ रही है कहानी, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो पेरेंट किसी काम को करते हैं और चाइल्ड भी उसी काम को कर रहा है, लेकिन वो उस काम को करने का एक अच्छा तरीका जानता है। ये नहीं कह रहे कि पेरेंट का तरीका गलत था, पेरेंट का तरीका उस जमाने में सही था, आज जमाने में वो सही नहीं है, तो मुझे वो तरीका बदलना चाहिए, वक्त की नीड है। इसी को हम लोग भाषा में क्या बोलते हैं, पाइथन की मेथड ओवर राइडिंग। समझ में आती है कहानी, क्यों कर रहे हैं मेथड ओवर राइडिंग? ठीक है। अब आप के पेरेंट हैं, ऐसी बना देते हैं फनी एग्जांपल। आपके पेरेंट, हमारे पेरेंट खाना खाते थे, खाने में क्या खाएंगे, दाल, रोटी, राइस, यही सब चलेगा, और थ्री टाइम्स इन ए डे। अब हम सब चाइल्ड हुए,
अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा हमें तो पिज्ज़ा बर्गर चाहिए, दाल रोटी कौन खाएगा, कभी कभार खा लेंगे। तो हमें चाहिए पिज़्ज़ा, हमें चाहिए बर्गर, है ना, हॉट डॉग, पता नहीं क्या क्या आते हैं, है ना, और क्या क्या आता है जो भी है। और कब, जब मिल जाए तब, कोई टाइम थोड़ी है, टाइम पे तो रोटी खाई जाती है, ये तो बिना टाइम की चीज है, जब मिल जाओ तब। अब अब हम कह रहे नहीं, हम तो वो भी खाएंगे जो पेरेंट खाते थे, तो सुपर लगा के पेरेंट वाली ईटिंग भी कर लो, कि वो भी सही थी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं कह रहे कि पेरेंट गलत थे, हम ये कह रहे हैं पेरेंट भी सही है, और हम आज के जमाने की चीजें ऐड कर देते हैं। तो पेरेंट का खत्म नहीं करेंगे, पेरेंट प्लस हमारा अपना, मतलब ओवरराइड करो, ओवरराइडिंग में चाइल्ड से क्या बोलो, सुपर लगा कर पेरेंट का मेथड भी चला दे, तो दोनों के मिल जाएंगे आप। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, हमेशा पिज्जा बर्गर नहीं खा सकते हम, पिज्जा बर्गर के साथ दाल रोटी खा रहे हैं। हमारे पेरेंट पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे, वो सिर्फ दाल रोटी खाते थे। तो यहाँ पर हम सुपर लगाकर पेरेंट को भी साथ में लेके चलेंगे, और अपना ओवर राइटिंग भी कर दिया हमने, है ना। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ईटिंग, पेरेंट बना दो। चलो सर, मेथड ओवर राइटिंग समझ में आ गया, कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, चलो इसको समझने के लिए कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, मेरे पास 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है, जिसमें एक वाई एक्सिस है, एक हमारा एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पर कुछ पॉइंट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। वाई पर भी कुछ पॉइंट है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है जिसकी एक्स पर वैल्यू 2 है, वाई पर वैल्यू 3 है। माना ये P1 पॉइंट है, 2 और 3। मेरे पास एक और पॉइंट है, मान लीजिए, जिसकी एक्स पर वैल्यू है 5, वाई पर वैल्यू है 2। ये मान लीजिए मेरा P2 पॉइंट है। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इन पॉइंट्स को ऑटोमेट करना है। पॉइंट्स को ऑटोमेट करना है का मतलब है, इन पॉइंट्स को प्रोग्राम में दिखाना है। कैसे दिखाएं, हर पॉइंट में कितनी वैल्यूज हैं, दो। तो पाइथन में हम क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं जहां पर एक साथ 2 वैल्यू आ सकती हैं। 2 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं जहां पर, लिस्ट, टपल, सेट, ये सब यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं लिस्ट में 3 वैल्यू रख दूंगा, तो क्या एरर आ जाएगी, नहीं आएगी। मुझे कोई ऐसा टाइप पाइथन से चाहिए जो 2 ही वैल्यू को स्टोर कर सकता हो, 2 से ज्यादा नहीं कर सकता हो, और 2 से कम भी नहीं कर सकता हो, एग्जैक्ट 2 ही कर सकता हो। कैसे करोगे, तो मना हो जाएगी, है ही नहीं ऐसा कोई टाइप पाइथन में। उन्होंने या तो ये बनाया है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, है ना, सिंगल सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए, या फिर उन्होंने क्या बनाया हुआ है, लिस्ट, टपल, सेट, एक साथ मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल मतलब कितनी भी। लेकिन आप कहो ये लिमिट लगा दो कि नहीं भाई 2 ही वैल्यू आनी चाहिए, तो ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है। तो क्या करें, बना लो अपना।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लास बनाते हैं तो हर क्लास एक डेटा टाइप ही तो होती है। तो अगर ऐसा डेटा टाइप पाइथन में नहीं है तो बना लो अपनी नीड के हिसाब से, बनाते हैं फिर। हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई, क्लास का नाम कर दिया पॉइंट। अब इसे बनाते हुए चलते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पॉइंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक फिजिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा इस टू डायमेंशन फिगर में। p1 इज इक्वल टू पॉइंट, और अब जरा ध्यान से देखो, आप अपना सेंस लगाओ। P1 के पास कितनी वैल्यू है, P1 ऑब्जेक्ट मान लो, इस P1 ऑब्जेक्ट में कितनी वैल्यूज हैं, दो। P2 में कितनी है, दो। अब ये बताओ, जब मैं डेटा मेंबर की बात करता हूँ तो एक है इंस्टेंस डेटा मेंबर, एक होता है क्लास डेटा मेंबर। तो आप एक्स और वाई की वैल्यू को स्टोर करने के लिए डेटा मेंबर बनाएंगे, कौन से बनाना चाहोगे, इंस्टेंस डेटा मेंबर या क्लास डेटा मेंबर? ये बताओ, हर पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू एक ही है या अलग अलग हो सकती है? तो ऐसे डेटा मेंबर जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं वो कौन से होते हैं, इंस्टेंस डेटा मेंबर। तो मैं क्या बनाऊंगा, पॉइंट क्लास में दो इंस्टेंस डेटा मेंबर बनाऊंगा स्टोर करने के लिए डेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट का। अब इंस्टेंस डेटा मेंबर को कहाँ बनाया जाता है, इंस्टेंस डेटा मेंबर कहाँ डिफाइन करे जाते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर। बहुत पढ़ना होता है घर जाके। उसके बाद यहाँ सेल्फ एक्स कोमा वाई, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू वाई। ठीक, अब ये बताओ, जब मैं पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये मैंने दो वैल्यू यहाँ पर पास कर दी, 2, 3, और एक पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरा बना दिया और यहाँ पास कर दिया 5, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों पॉइंट पर ऑपरेशन किया जाए, P1 प्लस P2। बताओ क्या आउटपुट आएगा। बताने से पहले ये समझना कि जब मैं 2 + 3 करता हूँ या A + B करता हूँ तो इनका रिजल्ट कैसे आता है, इसका 5 आएगा, AB आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस की डेफिनेशन, यानी प्लस का मीनिंग क्या होगा, ये पाइथन ने कहीं डिफाइन किया हुआ है, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा प्लस का मीनिंग पाइथन ने, कहाँ लिखा होगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जितने भी ऑपरेटर होते हैं, भले ही हम प्लस की बात कर रहे हैं, चाहे माइनस है, चाहे मल्टीप्लाई है, चाहे डिवाइड है, कोई भी है, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं इनका मीनिंग कहाँ लिखा होता है। आंसर आया क्लास के अंदर। जैसे आप प्लस को इंटीजर ऑब्जेक्ट पे चलाना चाहते हैं तो इंटीजर क्लास के अंदर प्लस का लॉजिक लिखा हो। सर, आपने बताया था किसी भी क्लास में लॉजिक को कहाँ लिखा जाता है, किसके अंदर लिखा जाता है, मेथड के अंदर। तो अब प्लस का लॉजिक लिखने के लिए इंट क्लास के अंदर एक स्पेशल मेथड आता है जिसका नाम आप डिसाइड नहीं कर सकते, लैंग्वेज ने डिसाइड करना है। उसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पर दो आर्गुमेंट। इसमें लॉजिक लिखा हुआ है जोड़ने का, ठीक है। उसके बाद अब एक क्लास और है जिसका नाम क्या है, स्ट्रिंग। हम चाहते हैं स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट पे भी प्लस चले, तो आपको प्लस का डेफिनेशन स्ट्रिंग क्लास में भी देना पड़ेगा। तो उन लोगों ने दे रखी है, पाइथन बनाने वालों ने,
और प्लस की डेफिनेशन हमेशा किस मेथड में दी जाएगी? ऐड नाम के मेथड में दी जाएगी। तो इसके अंदर भी ऐड नाम का मेथड डिफाइन होता है पहले से ही, और यहाँ पर एक लॉजिक लिखा हुआ है। थोड़ा सा पैटर्न समझ पा रहे हो, कॉमन सेंस लगा पाओ अगर तो बताओ। अब मैं प्लस ऑपरेटर को पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट पर यूज कर रहा हूँ, ये करा मैंने। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले पॉइंट क्लास के अंदर प्लस का लॉजिक डिफाइन करना पड़ेगा, और किस मेथड में डिफाइन करना पड़ेगा? इसी मेथड में डिफाइन करना पड़ेगा, तभी चल सकता है। अब हमने नहीं करा, तो क्या नहीं चाहिए फिर? सब एरर आ गई। तो प्लस पाइथन में उन ऑब्जेक्ट्स पर चलता है जिन ऑब्जेक्ट्स की क्लास ने प्लस का लॉजिक ऐड मेथड में लिखा हुआ है। हम लोग आज तक नहीं जानते थे ये बात। इंटीजर क्लास ने ऐसा कर रखा है पहले से ही, फ्लोट क्लास ने ऐसा पहले ही कर रखा है, स्ट्रिंग ने भी कर रखा है, लिस्ट ने भी कर रखा है, टपल ने भी कर रखा है। इसलिए इन सब के ऑब्जेक्ट पर प्लस काम कर जाता है। और क्या काम करता है? सबने अपने अपनी क्लास के अंदर अपना अपना लॉजिक लिखा हुआ है। आज ये बात क्यों उठी? क्योंकि आज आप अपने पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट पर प्लस लगा रहे थे, तो वो नहीं चला। तो क्यों नहीं चला, उसका आंसर समझ में आना चाहिए था कि क्यों नहीं चल रहा है। क्योंकि प्लस जिस ऑब्जेक्ट पर चला रहे हो उस ऑब्जेक्ट की क्लास में डिफाइन होना चाहिए ऐड मेथड के अंदर। जब मैं किसी भी ऑपरेटर का डेफिनीशन अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए देता हूं, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है एक ऑपरेटर का एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पर अलग अलग मीनिंग के साथ काम करना। पाइथन ने पहले से ऑपरेटर ओवरलोडिंग करी हुई है, इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, स्ट्रिंग के लिए, लिस्ट के लिए। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? मैं इसमें यह कर रहा हूँ कि जब मुझे अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट पर प्लस की जरूरत पड़ी, तो मुझे भी अपनी क्लास में उसको क्या करना पड़ेगा? ओवरलोड करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसकी डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो अब अगर मैं इसको चलाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर अपनी क्लास के अंदर लिखना होगा, सर इसका नाम यही होगा। हमने कहा इनको बोलते हैं मैजिक मेथड्स या स्पेशल मेथड्स। तो एक टर्म का नाम है मैजिक मेथड्स या स्पेशल मेथड्स। ये वो होते हैं जो हर ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग पाइथन में है। प्लस के लिए भी है, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो इन सब के लिए हमारे मैजिक मेथड्स होते हैं जिनका नाम डबल अंडरस्कोर से शुरू होगा, डबल अंडरस्कोर से खत्म होगा, बीच में कोई एक नाम होगा, नाम लगभग वैसा ही होगा जैसा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें दो आर्गुमेंट आते हैं, एक सेल्फ आता है और एक अदर आता है। अब इनकी क्या जरूरत है ये मैं भी बताऊंगा। यहाँ से मैंने जो भी रिटर्न करा दिया, ठीक है, मान लो मैंने 10 करा दिया, तो ये आउटपुट आ गया। मतलब इन दोनों पर ये चला कहीं ना कहीं, तभी तो 10 आ गया। मैं लिख दूं 1.0 तो 1.0 आ जाएगा। अब होता क्या है वो समझो। बिहाइंड द सीन जब भी पॉइंट ऑब्जेक्ट पर या किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट प्लस चलता है, तो ऐड मेथड कॉल कर दिया जाता है बाय इंटरप्रेटर, यानी कि पीछे इंटरप्रेटर ऐड मेथड कॉल कर रहा है, और पहला वाला ऑब्जेक्ट सेल्फ में पास करेगा, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट अदर में पास करेगा। तो इस तरह से बिहाइंड द सीन क्या चलता है? ऐड मेथड इसके लिए कॉल होता है। ठीक है, मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख भी सकता हूँ, p1 डॉट अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर p1 कॉमा p2। तो इस तरह से P1 ऑब्जेक्ट पहुंच गया सेल्फ में, और P2 पहुंच गया हमारा अदर में। अब P1 में क्या क्या पड़ा हुआ है? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। P2 में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि 10 क्यों रिटर्न करा रहे हो, कुछ मीनिंगफुल करा दो। सोचो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सेल्फ डॉट एक्स, तो मैं किसका x निकाल रहा हूं? सेल्फ में कौन आया है? कौन सा ऑब्जेक्ट है सेल्फ में? P1।
तो इसका मतलब P1 का x हो गया। अगर मैं इसमें जोड़ दूं अदर डॉट एक्स, अदर में कौन आया है, P2, तो कितने कितने हो गए, P1 का x कितना है 2, ये कितना है, कितना हो गया। अब मैं एक क्या करता हूँ टपल बनाकर ये 7 पास कर दिया, कॉमा। अब क्या लिख दूं, सेल्फ डॉट बाई प्लस अदर डॉट बाई। देखने वालों को लगेगा ने ऐसा लॉजिक लिखा है तभी जुड़ गए, वरना कैसे जुड़ जाएंगे। अब आपने दुनिया को बताया प्लस, और पीछे आपने यहाँ पे कर दिया गुणा, तो इससे क्या मतलब, आप जो कर रहे हो वो हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सोचने वाला सोचता ही रहेगा 10 क्यों आया है। तो जैसा दिखा रहे हो वैसे ही काम कर दो। अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं प्रिंट P1 मल्टीप्लाई P2 तो क्या होगा, P1 मल्टीप्लाई P2 करूँ तो क्या होगा, एरर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई का डेफिनेशन देना पड़ेगा ना पॉइंट के लिए, दिया ही नहीं है, एरर आ गई। अब कॉमन सेंस लगाओ, मैं चाहता हूं चले तो क्या करूं, प्लस के लिए कोई मैजिक मेथड होता होगा, उस मैजिक मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं ओवरलोड करना पड़ेगा। अब गैस करना चाहें तो उसका नाम क्या निकलेगा, पूरा नाम बताओ, डबल अंडरस्कोर मल MULE है, पर मल्टीप्लाई पूरा भी नहीं है, इतने से ही काम होगा, सेल्फ कॉमा अदर, और इसका लॉजिक जो लिखना है वो लिख दो। चलिए मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है डिफाइनिंग मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर फॉर कस्टम क्लासेस। कस्टम मतलब हमारी बनाई हुई, यूजर डिफाइंड क्लासेस कस्टम क्लासेस कहलाती हैं, ठीक है। फॉर ईच ऑपरेटर देयर इज ए मैजिक मेथड एंड वी नीड टू, for each operator there is a magic method and we need to define logic। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, याद करने की रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, गूगल पे मिल जाता है, नॉलेज होनी चाहिए कि होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जो पढ़ाया, एक तो ये पढ़ाया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके होता है हमारा, ठीक है। इसी तरह से प्लस वाला ये रहा, अंडरस्कोर ऐड करके हो जाता है, इन्हें बोलते हैं मैजिक मेथड्स। गूगल का जहाँ पे सर्च करोगे तो गूगल पे भी मिल जाएगा। मैजिक मेथड्स इन पाइथन, कहीं से उठा लो, इतने सारे हैं यार, कहीं से उठा लो। लिस्ट करके उठाओ, ज्यादा सही है।
चलो कहीं भी ढूंढोगे मिल जाएगा ये लिस्ट से। बहरहाल नॉलेज होना है, याद करने की जरूरत नहीं है, वो मैं शेयर कर दूंगा भाई। अब सारी बात सही है। एक क्वेश्चन जो हमारे ब्रेन में चल रहा है तो ये कि जब आप ऐसे लिखते हो x = 10, प्रिंट होता है x। अगर 10 एक ऑब्जेक्ट है तो उसका एड्रेस x में आया होगा, तो एड्रेस प्रिंट होना चाहिए। भाई अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंट कराऊं तो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस। जब हम लाइब्रेरी क्लास के इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जब उनका एड्रेस किसी वेरिएबल में स्टोर होता है और प्रिंट कराते हैं, तो एड्रेस प्रिंट नहीं होता, एक मीनिंगफुल आउटपुट आ जाता है। हमारे वाले ऑब्जेक्ट को जब हम प्रिंट कराते हैं तो एड्रेस ही प्रिंट होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ? तो अब हम चाहते हैं हमारे वाले ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा हो सकता है कि जब मैं अपने वाले ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊं तो वो अपना एड्रेस प्रिंट ना करे, कुछ मीनिंगफुल आउटपुट दे दे। आंसर है यस, हो सकता है। कैसे? इसके पीछे भी कहानी है मैजिक मेथड की। मैजिक मेथड को स्पेशल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो एक मैजिक मेथड है जिसका नाम है STR। क्या कहानी है? कहानी यह है कि जब आप किसी रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, या आसान भाषा में बोल दो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं तो बिहाइंड द सीन इंटरप्रेटर आता है और उसके ऊपर एक मैजिक मेथड कॉल करता है जिसका नाम है STR। ऐसे करके वो कॉल करता है। तो STR मेथड इस इंटीजर ने अपने अंदर डिफाइन कर रखा है, इसीलिए STR मेथड से जो भी वैल्यू वापस आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहाँ पर खुद ही कर दूं ये काम, तो खुद कर दो, ये काम तो हो ही रहा है। सेम आउटपुट है, ये लिखोगे तो भी आउटपुट ही आया, ये लिखोगे तो भी आउटपुट ही आया। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मैजिक मेथड रन करा दिया जाता है जिसका नाम है STR। और ये मेथड जो भी वैल्यू रिटर्न करता है वही हमारा फिर ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देता है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि जब आपने अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया तो इसके साथ भी ये किया गया होगा? ने कहा इसके साथ भी ये किया गया होगा। डेट मीन्स अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर प्रिंट P1 डॉट अंडरस्कोर STR अंडरस्कोर, तो हमने कहा आप नहीं कर रहे थे ना, तो पाइथन की तरफ से किया जा रहा था। दोनों एक ही बात है। सेम आउटपुट आएगा? हमने कहा सेम आएगा। पहली क्लास से लेके आज तक जब भी आपने कोई प्रिंट कराया ऑब्जेक्ट, हमेशा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या चल गया? बिहाइंड द सीन ये मैजिक मेथड चल गया, STR वाला। ठीक है। अब सिंटैक्स पे आ जाओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब सिंटैक्स पर आ जाओ। सिंटैक्स क्या कहता है? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर कोई मेथड कॉल करता हूँ तो मेथड उस क्लास में डिफाइन भी होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाती है। अब ध्यान से देखो, मैंने P1 ऑब्जेक्ट के ऊपर STR मेथड कॉल करा है। क्या STR मेथड को मैंने पॉइंट क्लास में डिफाइन किया है? नहीं। तो फिर सर कायदे से तो ये एरर आनी ही चाहिए, कुछ भी आउटपुट आने ही नहीं चाहिए। इसका मतलब पाइथन इंटरप्रेटर को कहीं ना कहीं पॉइंट क्लास में STR मेथड मिल गया है, तभी तो एरर नहीं दी उसने। अब आप ढूंढ कर बताओ मुझे कि इंटरप्रेटर को पॉइंट क्लास में STR मेथड कहां से मिल गया? अब या तो किसी क्लास के अंदर मेथड वो होता है जो उसने खुद बनाई, या किसी क्लास में मेथड कहाँ से आते हैं? उसकी पेरेंट क्लास से आते हैं। तो अगर हम देखें तो पेरेंट क्लास के अंदर हो सकता है ये मेथड हो, तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ही क्या होता है? हमारा STR मेथड डिफाइन होता है। अब ऑब्जेक्ट क्लास में जो STR मेथड डिफाइन होता है वो क्या करता है?
वो अपने अंदर से एड्रेस ही वापस करता है। तो अगर किसी भी क्लास ने एसटीआर मेथड को ओवरराइड कर दिया है, तो अब जो उसने लिख दिया है फिर वो आउटपुट में आएगा। और अगर किसी क्लास ने एसटीआर मेथड ओवरराइड नहीं करा है, तो ऑब्जेक्ट क्लास का जो एसटीआर मेथड है वो हमारा आएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इन सारी क्लासेस ने क्या कर रखा है अपने अंदर, एसटीआर मेथड को ओवरराइड कर रखा है। जिन जिन क्लासेस ने नहीं कर रखा है उनके लिए एड्रेस ही आ रहा है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर से, और जिन जिन ने कर रखा है उन्होंने अपने हिसाब से दे रखा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपने पॉइंट क्लास में एसटीआर मेथड को भी ओवरराइड कर दूं, इसमें एक ही आर्गुमेंट होता है। तो यहां से मैं जो भी रिटर्न करूंगा फिर भाई आउटपुट आपका आ जाएगा, लेकिन ध्यान क्या रखना पड़ेगा, यहाँ से आप जो भी रिटर्न करते हैं वो स्ट्रिंग ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया हाई, अब देखो हाई आ रहा है। सर हाई क्यों प्रिंट करा रहे हो, एक काम करो कुछ लॉजिकली कराओ। कुछ ऐसा कर दो कि P1 ऑब्जेक्ट प्रिंट हो तो ये बता दे मेरे अंदर एक्स क्या है वाई क्या है, काम आसान हो जाएगा। तो मैं हाई की जगह स्ट्रिंग में क्या करता हूँ, टपल बनाकर, एफ स्ट्रिंग टपल बना कर ले देता हूँ, सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई, करली ब्रेसेस के अंदर लिख देता हूँ। दोबारा टपल की जरूरत ही नहीं है, automatic। अब अगर मैं P2 प्रिंट कराऊंगा तो P2 अपने एक्स और वाई के बारे में बता देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एसटीआर मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। शाम हो गई, हाथ भी नहीं चल रहे मेरे सुबह से लिखते लिखते। हर बैच में कुछ ऐसा ही चल रहा है जिसमें लिखना ही पड़ता है मुझे।
ये लो भाई, एसटीआर मेथड की जो कहानी है वो मैंने लिख दी। एक ही क्यों बन कर आ रहा है यार। तो जो जो मैंने बोला, जितना शॉर्ट में हो सकता था, जितना सारा कवर हो जाए, उतना मैंने यहाँ पर लिख दिया एसटीआर मेथड के बारे में। तो आप अपनी अब किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट में इस काम को कर सकते हैं। तो एक लाइन और अभी दिमाग में आ गई, वो भी लिख देता हूँ। इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, all these classes have already overridden this। चलो भाई, कहानी खत्म हो गई, बहुत लिखवा लिया तुमने आज। अब पॉलीमॉर्फिज्म का जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। वन नेम मैनी फॉर्म, कभी किताब में अगर आपने पढ़ा होगा कॉलेज में या कहीं भी, तो आपको पढ़ाया गया होगा वन नेम मैनी फॉर्म। नाम एक ही है लेकिन रूप उसके अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे आजकल आप देखो, मार्केट में जाओ तो एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल रिमोट। वही रिमोट टाटा स्काई पे चल जाएगा, एयरटेल पे चल जाएगा, सब पे चल जाएगा। तो अगर हम अपनी टेक्निकल भाषा में बोलें तो हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। मास्टर की कोई सा ताला खोल लो उससे, हमारी भाषा में क्या बोलेंगे उसे? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो वन नेम मैनी फॉर्म वाली कहानी हो गई पॉलीमॉर्फिज्म। चलो, अब छुट्टियां हैं कुछ आपकी। कल रक्षाबंधन का ऑफ रहेगा। 30 तारीख को, उसके बाद थर्सडे पड़ जाएगा। 31 तारीख को ऑफ रहेगा। हमारी मुलाकात अब फ्राइडे को होगी, 1 सितंबर को। ठीक है, 1 सितंबर को नेक्स्ट टॉपिक इसमें रह गया है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के साथ मिलेंगे फ्राइडे को। आज इतने ही रखेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना है कुछ पुराना बनाना तो पूछ लो। तो फ्राइडे को हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी।